नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेल्थ शो। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म और आज के अंक में हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी एक विशेष समस्या, एक रोग के विषय में। एनीमिया यानी खून की कमी महिलाओं में अक्सर देखी जाती है, जो प्रजनन काल में उनके लिए बहुत दुविधा भरी और दुखदायक साबित होती है। एनीमिया पर और स्त्री रोग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना लेल्हारे को। अर्चना जी, बहुत स्वागत आपका। और जैसा कि मैंने कहा कि अमूमन लड़कियों में, किशोर होती युवतियों में और महिलाओं में अनीमिया की समस्या हमें बहुत देखने को मिलती है। पहले तो ये समस्या क्या है, इस पर हम बात करेंगे और फिर इसके कारणों के विषय में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर अर्चना पटेल लेल्हारे है। मैं जिला अस्पताल बालाघाट में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हूँ। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि क्या होता है कि यंग एज है जिसमें हम मेंसेस स्टार्ट होती है, उस टाइम में क्या होता है कि थोड़ा न्यूट्रिशन की पुअर न्यूट्रिशन की वजह से एनीमिया बहुत कॉमन हम एडोलेसेंट एज में देखते हैं। साथ ही इसके साथ हमारे यहाँ जो बालाघाट है, इसमें सिकलिंग बहुत प्रेवलेंट डिसीज है, तो सिकलिंग की वजह से भी हमें एनीमिया देखने को मिलता है। साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, महीना ज़्यादा आना, इरेगुलर होना और हैवी मेंसेस की वजह से भी एनीमिया हमें देखने को मिलता है। जी, एनीमिया में होता क्या है ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि रक्त के अलग अलग घटक हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो एनीमिया होता क्या है? एनीमिया एक तरीके से ब्रॉड टर्म है जिसमें हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन ये डेफिशिएंसी अलग अलग कारणों से हो सकती है, जिसमें आयरन की कमी से, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी से भी हमें एनीमिया देखने को मिलता है। तो ये सब है कि उसमें फिर हम जो मतलब वो ब्रॉड तरीके से हम इन्वेस्टिगेट करके इसमें देख सकते हैं कि स्पेशली किस घटक की वजह से एनीमिया हो रहा है। साथ ही बालाघाट में जैसे मैंने आपको बोला कि सिकलिंग प्रेवलेंट है बहुत डिसीज, तो उसकी वजह से भी हमें एक मेजर रूप में, कारण के रूप में है, हमें सिकलिंग डिसीज मिलती है एनीमिया के कॉज में। जी, सिकलिंग की आपने बात कही, तो ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है आपकी भाषा में अगर हम समझें और सामान्य जनता को अगर समझाना चाहें तो ये किस तरह की परेशानी है? एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो ब्लड है उसमें WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। जब ये रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप्ड हो जाती है, एक हसिया के आकार की हो जाती है, तब हम उसको सिकल सेल एनीमिया डिसीज बोलते हैं। इसमें ये ट्रेट भी होता है और डिसीज भी होती है। AS पैटर्न, SS पैटर्न के तरीके से होते हैं, अनुवांशिक भी होती है ये। जी, ये भी माना जाता है कि ये एक अनुवांशिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या केवल ये महिलाओं में होती है जैसा अनुवांशिक है? ये दोनों में मिलती है, मेल और फीमेल दोनों में ये कॉमन है। ये अनुवांशिक है तो मेल में भी जा सकती है और फीमेल में भी डिसीज ट्रेवल करती है। महिलाओं में अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसका स्तर कितना होना चाहिए स्वस्थ महिला के लिए? महिलाओं में हीमोग्लोबिन का मिनिमम स्तर 11 होना चाहिए। जी, और न्यूनतम लिमिट ही बताई है मैंने, 11 होना चाहिए। 11 से 15 नॉर्मल अपन रेंज बोलते हैं, तो 11 से कम है तो मतलब एनीमिया है। इसको भी 3 तरीके में डिवाइड कर दिया गया है, माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया एंड सीवियर एनीमिया। यदि हम बोले 11 से 10 के बीच में है तो ये माइल्ड एनीमिया है। इसमें 10 से 7 के बीच में हम मॉडरेट एनीमिया बोलेंगे, तथा 7 ग्राम हीमोग्लोबिन के नीचे हम इसको सीवियर एनीमिया बोलते हैं। जी, और यदि जैसे एनीमिक पेशेंट्स, ऐसी महिलाएं आपके पास आती हैं तो उन्हें क्या कुछ उपाय करने चाहिए? पहले तो बताया मैंने कि न्यूट्रिशन ही उनका प्रॉपर नहीं होता है। यदि वो अपने डेली डाइट में जिनसे खून बढ़ता है, पालक की सब्जी हुई, गुड़, चना, चुकंदर, अनार, ये सब का सेवन करेंगे तो एनीमिया ऑलरेडी मतलब अपने लेवल पे, अपने खुद के पर्सनल लेवल पे वो ठीक होगा, साथ में होने ही नहीं पाएगा। जी, मतलब रक्त का स्तर उचित खान पान से बढ़ाया जा सकता है। और अगर हम बात करें एक निचले तबके के व्यक्ति की भी, या सामान्य जिनका वर्ग है, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, वो अपने आहार में किन किन चीजों को शामिल करें कि वो रक्त की कमी से ना जूझें? गुड़, चना, चुकंदर, अपना पालक की सब्जियां हुआ, बहुत सारी हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा बहुत होती है, जिसका वो सेवन करेंगे तो
एनीमिया जैसी चीज से वो नहीं बच सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, ये भी माना जाता है कि एनीमिया खुद तो एक समस्या है ही, लेकिन ये कुछ और बीमारियों की भी जड़ है। मतलब एनीमिक महिलाओं को विशेष तौर पर कुछ और परेशानियां भी हो सकती हैं, खासकर गर्भावस्था काल की अगर हम बात करें तो कितनी नुकसानदायक है ये बीमारी। एनीमिया से आपका रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं, क्योंकि बेबी तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। साथ में गर्भावस्था के दौरान और बाद में अधिक खून बह सकता है, जिससे मरीज की जान तक जा सकती है। तो एनीमिया जो है ये बहुत विकराल रूप भी ले सकता है। बिल्कुल हमारे यहाँ मेजर कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी अमंग द प्रेग्नेंट पेशेंट इज द एनीमिया ओनली। एक जागरूकता का अभाव भी कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि हमेशा ये बातें होती हैं कि हमें एनीमिया मुक्त भारत बनाना है और महिलाओं किशोरियों में हमें, सरकारों की खासकर बात करें तो जो आशा कार्यकर्ता है वो लगातार काम कर रही है, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक सामान्य दिनचर्या में हमारे आहार में वो चीजें मिसिंग है, गायब हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो स्त्रियां हैं, किशोरियां हैं, वो एनीमिया की ओर जा रही हैं? जी बिल्कुल, ये सच बात है। साथ में लैक ऑफ अवेयरनेस तो बोलेंगे ही, और साथ में ये चीजें होती हैं कि जब उनको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है तो वो अपने समीप में जाके थोड़ा सा अपना ट्रीटमेंट करा लें या इन्वेस्टिगेशन करा लें, तो आपको समय रहते चीजें पता चलती है। ये यदि थोड़ा सा स्टेप हम दें अपने जो महिला है घर की, उसके लिए कि जाके आप जांच कराएं, तो हम बहुत जल्दी इसको पकड़ सकते हैं इस चीज को। जी, गर्भावस्था की बात करें तो ये जो पूरा 9 महीने का काल होता है, इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिससे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो पहले चरण में किन किन बातों का एक गर्भवती स्त्री ध्यान रखे? पहले मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हमारे पहले 3 महीने को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, जिसमें आप जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुए, हमारे जो गांव की महिलाएं हैं उनको ऐसा लगता है कि अभी तो बस 1 महीना ही निकला है, हम डॉक्टर के पास क्यों जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, आप सबसे पहले जाके जब भी आपको पता चलता है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उसमें वो टेस्ट करके आपको पहले ही आपका हीमोग्लोबिन लेवल पता कर लेंगे। साथ में कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता करनी होती, बाकी के इन्वेस्टिगेशंस भी देखने होते हैं, जिसमें थायराइड एक होता है। यदि आपको प्रेगनेंसी के पहले थायराइड नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको थायराइड नहीं होगा। प्रेगनेंसी अवस्था में चेंज होता है, आपका फेज ही चेंज हो गया है। जो एक आम महिला है और जब वो प्रेग्नेंट हुई है तो वो एक, आप बेबी को एक पैरासाइट की तरह ले सकते हैं, वो आपके बॉडी में आ गया है। तो इससे जो पहले जो चीजें चेंज मतलब थे जरूरी नहीं है कि सेम हो, वो बदल जाएंगे। आपको थायराइड की भी आवश्यकता होगी, आपको एक्स्ट्रा ब्लड की जरूरत होगी, हीमोग्लोबिन की जरूरत होगी, दोनों को संभालने के लिए। तो कुछ इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं उसमें, तो हमें पहले पता चलता है एकदम से कि यार एनीमिया हो गया, थायराइड हो गया, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, बीपी का बढ़ जाना, वो भी अचानक से महिला में देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें जैसे ही पता चलता है कि महिला प्रेग्नेंट है तो उसको अपने समीपस्थ जो भी अस्पताल है, दूर नहीं जा पा रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ जाके अपना प्राइमरी चेकअप करवाएं, जिसमें वो सारे टेस्ट के साथ में आपको जल्दी से जल्द पता चल जाएगा। तो प्रिवेंशन हम उसका कर सकते हैं। जी, हाइपरटेंशन की आपने बात कही, इस पर हम जरूर बात करेंगे। दूसरे ट्राइमेस्टर में किन बातों का ध्यान रखें, कौन कौन से टीके लगवाने जरूरी हैं? हाँ, सेकंड, अभी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं एक चीज मिस कर गई कि फॉलिक एसिड हम स्टार्ट कर देते हैं एज सून एज पॉसिबल। फॉलिक एसिड हम 3 महीने तक के स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है अपना 4थे महीने से 6वें महीने तक। इसमें टिटनेस के 2 टीकाकरण होता है, टिटनेस जिसका 1 महीने का गैप होता है इसमें। साथ में सरकार की तरफ से एनीमिया मुक्त भारत अभियान में एल्बेंडाजोल टैबलेट का भी बहुत अच्छा रोल है। इसमें महिला को एक टैबलेट एल्बेंडाजोल की दिए जाते हैं, जिससे कृमिनाशक कहा जाता है जिसको। ये 6 महीने तक चलता है। साथ में जो टेस्ट हमने फर्स्ट 3 मंथ्स में किए थे वो रिपीट भी होते हैं, सोनोग्राफी भी की जाती है, और खाने पीने में ऐसा कोई परहेज नहीं होता, सब खाना
हमें खाना चाहिए, अपनी डेली डाइट में सारी चीजें, भरपूर आहार हमें लेना चाहिए इसके बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक मिथक है समाज में कि हम जब गर्भावस्था में होंगे तो कुछ खानों को हमें त्यागना पड़ेगा, कुछ आहार हमें नहीं लेना पड़ेगा, जबकि डॉक्टर साहब अभी कह रही हैं कि किसी भी तरह का परहेज नहीं है, आप पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाइए ताकि स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। डॉक्टर साहब, आपने हाइपरटेंशन की बात कही थी बातचीत के दौरान, तो ये गर्भावस्था के दौरान किस तरह से हमें देखने को मिलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि जो हमारे वॉल्यूम है ब्लड का वो एक्सपेंड होता है, उसकी वजह से हार्ट रेट, मतलब हार्ट तेजी से काम कर रहा होता है कि उसको बेबी को भी पंप करना है ब्लड, और हमारा तो जो है वो ऑलरेडी चल रहा होता है, तो इसमें क्या होता है हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है किसी किसी को। ये थोड़ा सा जेनेटिक भी आप बोल सकते हैं कि हाइपरटेंशन होता है। यदि आपकी जो मदर साइड है, मदर को यदि हाइपरटेंशन था तो सिमिलर हो सकती है आपकी मदर की प्रेगनेंसी और आपकी प्रेगनेंसी में। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि यदि आपकी मदर को हाइपरटेंशन था तो आपको भी हो सकता है। बिल्कुल, इसमें हमें आहार में कम नमक की लेने की जरूरत होती है, साथ में मसालेदार खाना जो है कम खाएं, अपना वेट पे बहुत फोकस ध्यान दें कि जो ओबेस पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव जल्दी प्रोन है उसके लिए होने के लिए। वजन पर कैसे नियंत्रण रखें, क्योंकि जब गर्भावस्था होती है तो वजन बढ़ने लगता है, जैसे जैसे हमारे अंदर भ्रूण का विकास होता है वजन बढ़ता है, तो ये कैसे हम तय करें कि किस स्थिति में हमारा वजन कितना होना चाहिए? देखिए, जो नॉर्मल रेंज है प्रेगनेंसी में वजन बढ़ने की वो 10 से 12 किलो तो बढ़ना ही चाहिए। कम भी रहना घातक हो सकता है और अधिक भी होना, तो उसमें आप विशेषकर अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। मसालेदार, जैसा मैंने कहा है, मसालेदार खाना ना खाएं। साथ में ऐसा है कि माइल्ड एक्सरसाइज हमें करते रहना चाहिए, आधे घंटे की वो एक्सरसाइज जिससे आपको कमजोरी महसूस ना हो, आप इजीली कर सकते हैं, या आधा घंटे की वॉक ले तो उससे आप थोड़ा सा कंट्रोल अपने वेट पे कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, खान पान की बात हुई, हाइपरटेंशन की बात हुई, ये कैसे तय करें कि हमारा जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, ये अपनी सीमा से ऊपर बढ़ रहा है? क्योंकि जैसा सामान्य तौर पर देखा जाता है कि 80-120 होना चाहिए, गर्भवती महिला में ये हम किस तरह से माप करेंगे कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये बढ़ रहा है और अब हमें इसे नियंत्रित करना चाहिए? हाँ, हम एक ब्रॉड टर्म में वो तो बोलते हैं कि 120/80 एक नॉर्मल रक्तचाप है, लेकिन क्या होता है कि हर पेशेंट के लिए ये थोड़ा सा अलग होता है। जब आप पहली बार प्रेगनेंसी में दिखाने गए तो आपका बीपी 100/70 है, ऐसा नहीं है कि वो कम है। यदि आप उसको पहली बार देखेंगे तो बोलेंगे नहीं मेरा तो बीपी लो है, लेकिन क्या है वो एक बेसलाइन है, आपकी बेसलाइन वही है, 100/70 आपका बेसलाइन बीपी है। यदि इससे आपका बीपी कम होता है या जाता है, ज्यादा होता है, तो वो आपके लिए हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन हो सकता है। तो हम इसी प्रेगनेंसी को हम ट्रैक करते हैं 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में। इसी को पहले एक चीज और मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, प्रेगनेंसी जो पेशेंट है वो अपनी फाइल खो देती है। पहली बार चेकअप कराया, फिर दूसरी बार लेके ही नहीं जाना, नहीं, आप पहली बार जो गए थे लेके, वो भी लेके आइए अपनी पर्ची साथ में। दूसरी बार जब भी जितनी बार आप विजिट करें वो पर्ची लेके आए, तो डॉक्टर सारी पर्ची देखता है तो वो पता लगा लेता है इस चीज से कि आपका बेसलाइन बीपी इतना है। तो ये बहुत इजी हो जाता है डॉक्टर्स के लिए कि फट से डायग्नोस हो जाता है, नहीं आपका बीपी बढ़ने लगा है। जी, शारीरिक समस्याओं और उनके निदान के विषय में बात हुई जब कोई महिला गर्भवती है उस लिए, लेकिन मानसिक विकास की अगर हम बात करें, मानसिक शांति की और मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, तो एक गर्भवती महिला के लिए कितना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से वो उस वक्त गुजर रही है, तो किस तरह का एक मूड होता है और किस तरह से इस पर काम किया जा सकता है? हाँ, प्रेगनेंसी ना एक मूड स्विंग होता है प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हार्मोन्स लेवल बढ़ते हैं, सडन हार्मोन्स लेवल बढ़ते हैं, तो मूड स्विंग बहुत जल्दी हो सकता है। एंजाइटी में भी पेशेंट जा सकती है, या हाइपर एक्साइटमेंट भी हो सकता है उसको। तो इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन, आप अपने आत्म शांति के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। अच्छी किताबें हम पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं। जी, तो रुचिपूर्ण कार्य कर सकते हैं ताकि एक स्वस्थ महिला स्वस्थ शिशु को जन्म
जन्म दे सके। और डॉक्टर साहब, चलते चलते तमाम दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगी, खासकर महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी जो गर्भावस्था के दौरान इन सब परेशानियों से गुजर रही हो या इसका निदान चाहती हो, क्या उन्हें संदेश देंगी? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो स्पेशली घर वाले भी जो सुन रहे हैं इस बात को, एक प्रेगनेंसी एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि हमारी माँ भी प्रेग्नेंट थी, उसको तो कुछ नहीं हुआ, उसको तो हमने कुछ नहीं दिखाया, ऐसा नहीं है। हर प्रेगनेंसी अलग होती है, उसकी भी यदि मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो पिछली प्रेगनेंसी से भी अलग हो सकती है वो प्रेगनेंसी, इसलिए इसका ध्यान में रखें, उसको बराबर उपचार के लिए अपने समीपस्थ अस्पताल में लेकर जाएं और बार बार चेकअप कराएं। एक बार चेकअप कराने से नहीं होता, क्योंकि जैसा कि कहा कि ट्राइमेस्टर में सब चीज़ें अलग हो जाती हैं हर ट्राइमेस्टर में, तो उसका जो विजिटिंग है डॉक्टर के पास, थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको डॉक्टर के पास लेके जाए और जो भी टेस्ट उसने एडवाइस किए हैं सब करें। और गवर्नमेंट ने तो हमारे बहुत अच्छा इसमें कार्य कर रहे हैं, वो जो अभी 1-1.5 महीने पहले भी सोनोग्राफी भी उन्होंने फ्री करवा दी गई है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। अब सोनोग्राफी के लिए भी परेशान नहीं होना होगा, फ्री में जो कि नहीं कर सकते थे सोनोग्राफी अफोर्ड, वो अब फ्री में भी सोनोग्राफी सरकार ने योजना के तहत अब करवा दी है उसके लिए। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी प्रेग्नेंट पेशेंट को लेके डॉक्टर के पास विजिट जरूर करें। जी, एक स्वस्थ प्रसव के लिए परिवारजनों की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितनी कि गर्भवती स्त्री की होती है, क्योंकि स्त्री सृष्टि के लिए सृजन का आधार है। हर गर्भावस्था विशिष्ट है, इसलिए पूरा ख्याल रखें अपने आसपास उस स्त्री का जरूर जो गर्भवती है। किशोरियों का ध्यान रखें, महिलाओं का ध्यान रखें, उन्हें एनीमिया से बचाएं। डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इतना समय निकाला हमारे चैनल के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ ही गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना लिल्हारे, जिन्होंने हमसे बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, ये देखने के लिए आपको देखना होगा हमारा विशेष शो द हेल्थ शो। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।